बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? मुझे उम्मीद है कि अभी तक के जो लेक्चर्स हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आपने उनको रिवाइज भी किया होगा, उनकी कुछ थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी की होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में बार बार कहती हूँ कि जब तक आप इसको प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस सब्जेक्ट की कोई अफादियत नहीं है जब तक आप इसको प्रोग्राम नहीं करते, जब तक आप इसको यूज़ नहीं करते। टेक्निक्स बहुत आसान हैं, इनको पढ़ना बहुत आसान है, इनको समझना बहुत आसान है। थ्योरी के हवाले से बच्चे नंबर भी बहुत अच्छे ले लेते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर पे बैठते हैं तो अगर प्रैक्टिस नहीं की होती तो इस सब्जेक्ट का कोई फ़ायदा उनको नहीं होता सिवाय नंबर लेने के। तो लेकिन ये है कि अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसके लिए इसका कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल कर लीजिए और इसकी प्रोग्रामिंग करके छोटे छोटे क्वेश्चन आप इसके साथ किया करें। अभी तक हमने जो किया, हमने डिफरेंट चीज़ें की। हमने नॉन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, हमने जो है वो इंटरपोलेशन की, हमने मैट्रिसेस को सॉल्व करने के तरीके देखे और ये सारी चीज़ें हम करते रहे। अभी ये है कि जो सारी चीज़ें इकट्ठी करके हमने अभी क्या करना है, अब आगे हम जा रहे हैं कि हम किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन के, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे तमाम के तमाम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो मोस्टली जो कन्वर्ट होते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो हाईली नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके सॉल्यूशन जो है नॉर्मली हमें एनालिटिकली किसी भी टेक्निक से, कैलकुलस की किसी भी टेक्निक से उनके सॉल्यूशन हमें नहीं मिलते। इसलिए ये है कि हमें उसमें न्यूमेरिकल टेक्निक्स का जो है सहारा लेना पड़ता है। तो ये सारा कुछ जो हमने अभी तक किया है ये आगे जाके हमारे सॉल्यूशंस के हवाले से वहाँ पे यूज़ होगा। आज मैं आपको बताती हूँ कि इंटीग्रेशन, क्योंकि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब उनका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो हमें उनको इंटीग्रेट करना पड़ता है। उनकी डिफरेंशिएशन को जो है, अगर एनालिटिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं वो यूज़ करके हम उनको सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स भी हमारे इंजीनियरिंग में, साइंसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और बेसिकली आप देखिए कि आपने किया हुआ है कैलकुलस में, डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स भी पढ़े हैं, इंटीग्रेशंस भी पढ़ी हैं, और मैंने कल आपको बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो आपको स्लोप जो है देता है या रेट ऑफ चेंज देता है। किसी भी चीज़ का जब रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना होता है तो हम उसका फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम नॉर्मली एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली अगर हम एनालिटिकल तरीकों से नहीं फाइंड आउट कर सकते तो हम न्यूमेरिकल मेथड्स का सहारा लेते हैं। तो अभी हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम इंटीग्रेशन किस तरह न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करते हैं, मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। शुरू हम करेंगे कि हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर, एक ही चीज़ के दो नाम हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है या न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर कहलाते हैं। दे कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ फाइंडिंग अ क्लोज अप्रॉक्सीमेशन to the area under a curve of a function f of x which has been determined either from experimental data or from a mathematical expression। ठीक है, कि या तो आप डेटा को लेके उसका इंटरपोलेट करें, उसको जो है एक फंक्शन वहाँ से बनाएं डेटा से, जैसे हमने अभी पिछले तमाम प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें ये चीज़ सीखी थी। तो ये उसको आप एक फंक्शन की फॉर्म में करेंगे और फिर देन वी कैन फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, और उसको अप्रॉक्सीमेटली हम क्लोज जो है अप्रॉक्सीमेशन की बात ये कर रहे हैं कि जो उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है उससे क्लोज हम बहुत नज़दीक जो है वो, क्योंकि न्यूमेरिकल हमेशा जो है वो अप्रॉक्सीमेशन होती है। आप उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को किसी भी अप्रॉक्सीमेट सीरीज से, किसी अप्रॉक्सीमेट फंक्शन के साथ उसको लिखते हैं और देन उसको जो है वो उसकी सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। सो हम अप्रॉक्सीमेशन अभी हम देखेंगे, मैं आपको रेमंड सम की बात करूंगी तो फिर बताऊंगी कि ये हम अप्रॉक्सीमेशन की बात क्यों कर रहे थे। सो हमने यहाँ पे
जो है कोई भी फंक्शन है विच हैज़ बीन डिटरमिन्ड आइदर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा एंड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो हमारे पास जो है जो मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है उससे जो हमारे पास इक्वेशंस आती हैं उनको हम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ डेफिनेशंस बेसिक चाहिए जो हम आपने कैलकुलस में पढ़ी हैं, लेकिन जस्ट टू रिवाइज देम मैं आपको दोबारा से उसको देख रही हूँ कि डेफिनेशन पहली क्या है। लेट एफ बी डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, फंक्शन जो है एफ लेट इट इज डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड लेट पी बी अ पार्टीशन ऑफ ए बी। पार्टीशन क्या होता है कि आपके पास इंटरवल ए है, उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है या उसके सब इंटरवल्स बना लिए, जो हम पिछले भी लेक्चर में बात कर रहे थे। तो लेट पी बी अ पार्टीशन ऑफ ए बी। ठीक है, कि आप इसमें इसके सब इंटरवल्स बना लें। रिमान सम ऑफ एफ और एफ ऑफ एक्स फॉर पी। ठीक है, रिमान सम ऑफ एफ or f of x for p is any expression rp of the form rp is equal to summation from k varies from 1 to n f of x k and delta x k, where xi k f of x f of xi k है f of xi k delta x k, where xi k belongs to this sub interval एक्स के माइनस 1 से एक्स के प्लस 1 एंड के वेरीज फ्रॉम 1 2 3 अप टू एन। तो ये डेफिनेशन है। ये क्या डेफिनेशन बेसिकली क्या करती है, क्या कहती है, अगर हम देखें ग्राफिकली तो हमारे पास यहाँ देखिए आपके पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये एक्स एक्सिस है। अब आपके पास कोई भी इंटरवल है ए से लेके बी तक, तो हम इसको पार्टीशंस करते हैं। ये आपकी पार्टीशन है, सब इंटरवल्स हैं। ठीक है, ये कोई भी सब इंटरवल्स हैं जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है एक्स नॉट से। पहला ए इज इक्वल टू एक्स नॉट है और बी इज इक्वल टू एक्स एन है। ठीक है, तो एन इतने पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम ये कहते हैं कि इससे के अकॉर्डिंग कोई भी आपके पास ये कोई फंक्शन है इस टाइप का, तो ठीक है, तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट है, एफ ऑफ एक्स वन है, एफ ऑफ एक्स टू है। ये आपके पास वैल्यूज हैं। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू इस अकॉर्डिंग टू एक्स नॉट, एक्स वन और एक्स टू है। ठीक है, और ये जो एफ ऑफ एक्स आई है ये इस लाइन में कहीं पे भी कोई एक वैल्यू है, ये कोई भी आप ले लें जो कि एक्स नॉट से लेके एक्स वन तक है, तो ये आपका एक्साई वन है। इसी तरह से एक्स वन से एक्स टू पे इस फंक्शन वैल्यू जो है वो दैट विल बी एक्साई टू। तो ये आपके पास कोई भी एक है, तो आप क्या करते हैं कि आपने ये लिया फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये एक्साई है तो यहाँ से देखिए आपके पास ये हाइट है, तो और ये लेंथ जो है ये आपकी डेल्टा एक्स है। ठीक है, डेल्टा एक्स वन है, ये इसी तरह से ये अगर देखें तो ये डेल्टा एक्स ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और इसी तरह से यहाँ पे आपके पास जो है वो ये आपके पास डेल्टा एक्स एन हो गया। ठीक है, तो आपके पास जो है ये वैल्यूज हैं। तो आपके पास एरिया जो है इस स्ट्रिप का, अगर ये स्ट्रिप आप देखें तो एरिया जो है ये हाइट मल्टीप्लाइड बाय दिस विड्थ। ठीक है, तो आपके पास क्या है, हाइट है एफ ऑफ एक्साई वन, ठीक है, और डेल्टा एक्स वन, ये आपकी पहली स्ट्रिप का एरिया है। इसी तरह से दूसरी स्ट्रिप का एरिया देखें तो वो आपके पास है एफ ऑफ एक्साई टू मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो है बेस की लेंथ है वो है डेल्टा एक्स टू। इसी तरह से सारों की स्ट्रिप के एरियाज को आप इकट्ठा करते चले जाएं, तो अगर आप देखें तो आपके पास जो है लास्ट वाला ये आ जाएगा एफ ऑफ
xi n और डेल्टा एक्स एन। ठीक है, ये टोटल एरिया अंडर द कर्व जो कि आपके पास क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास बेसिकली एरिया इसका बनता है। अगर यहाँ एक्साई है तो इसको देखें तो ये आपके पास रेक्टेंगल्स बन रही हैं। यहाँ कहीं पे एक्साई तो ये आपके पास जो है वो ये इतनी रेक्टेंगल का ये एरिया आपको दे रहा है। अब फंक्शन आपके पास ये है, ठीक है, फंक्शन ये स्ट्रेट ये स्मूथ लाइन है और इसमें क्या है कि यहाँ पे आप देखें आपने एरिया जब किया तो आपने यहाँ ये वाला पार्ट इसमें से छोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा सा आपको बना के दे दूं और एक स्टेप बनाऊं तो आप देखिए कि आपके पास क्या है, ये है xi प्लस 1 कर लें, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे xi है, xi जो है वो i प्लस 1 इसमें जिस तरह हम ले रहे हैं उस हिसाब से। तो यहाँ से मैं इसको ये करूं तो मेरे पास रेक्टेंगल क्या बनती है, ये रेक्टेंगल बन रही है जिसकी मैंने एरिया लिया। तो मैंने यहाँ से ये पोर्शन छोड़ दिया, मैंने इसमें गलती की ना, एरर है मेरी, ठीक है। इसी तरह मैंने ये पोर्शन मैंने इसमें शामिल कर लिया जो कि मेरे पास फंक्शन में नहीं था, तो ये भी मैंने गलती की। सो मैं इसलिए कहती हूँ कि ये अप्रोक्सीमेशन है कि हमारे पास जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस थिंग। तो हम ये कहते हैं कि इफ p इज एनी एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर एनी रीमन सम ऑफ f of x फॉर p इज एनी एक्सप्रेशन आर पी ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है। ये रीमन सम क्या है कि हम एरिया अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व जो है वो ये फाइंड आउट करते हैं। और इसी को जब आपने देखा तो आपने समेशन की फॉर्म में कैसे लिखा कि आपके पास है k वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to n, f of x अब k है और डेल्टा x k है, ठीक है। जब आपके पास k 1 हुआ तो ये आ गया, k 2 है तो ये आ जाएगा और k n होगा तो ये लास्ट वाला आ जाएगा। सो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपके पास ये डेफिनेशन इस तरह से आ रही है। अभी देखिए आप दोबारा से हम रिवाइज करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि लेट f बी डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल a b, लेट p बी अ पार्टीशन ऑफ a b, ठीक है, a Riemann sum of f for p is any expression rp of the form rp is equal to summation k varies from 1 to n f of xi k delta x k, ठीक है, where xi k belongs to this subinterval xk minus 1 to xk and k is equal to 1 2 3 up to n। तो एक तो डेफिनेशन ये हो गई रीमन सम की। दूसरी डेफिनेशन पे हम आते हैं, वो क्या है, सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं। सेकंड डेफिनेशन है कि लेट f बी डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल a b and let L be a real number, the statement that limit as partition approaches to 0 summation k for f of xi k delta x k is equal to L, ठीक है। कि आपके पास क्या हुआ कि हमारे देखिए हमने कहा था पार्टीशन की बात की है, ठीक है, ये आपके पास x है, ये आपके पास f of x है, ठीक है। तो आपके पास अगर हम पार्टीशन की बात करते हैं तो ये देखिए कोई भी फंक्शन ले लें, हमने इसकी जो स्मॉल पार्टीशंस की थी, ये आपके पास डेल्टा x1 था, इसको डेल्टा x2, ये पार्टीशंस हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जब इस पार्टीशन डेल्टा p और ये नॉर्म की वो सिंबल है, तो हम ये कहते हैं कि जब आपके पास ये डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इसका ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ का मतलब ये है कि दिस अप्रोचेस टू 0 मीन्स के ये और छोटा होता चला जाए, और जब छोटा होता चला जाएगा तो हमारे पास नंबर ऑफ n जो n की वैल्यू है, अगर पहले 10 थी तो जाहिर है आपके पास एरिया तो यही है ना, a से b है, ठीक है, a से b की वैल्यू है। तो जब आपके पास नंबर ऑफ पार्टीशन बढ़ती चली जाएंगी और एरिया डेल्टा x1 जो है, लेंथ जो है वो छोटी होती जाएगी, तो ऑब्वियसली आपकी पार्टीशंस बढ़ेंगी, और जब पार्टीशंस बढ़ेंगी तो ये जो है
और इन पार्टीशन की किसी एक पार्टीशन की जब लेंथ जो है वो अप्रोच करेगी जीरो को, डेल्टा x1 डेल्टा एक्स के फॉर ऑल के फ्रॉम 1 to n जो हैं वो जब अप्रोच करेंगे जीरो को, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये एक L के बराबर आ जाएगी, जो दैट विल बी द एरिया ऑफ द रीजन अंडर दिस कर्व। ठीक है, एरिया अंडर दिस कर्व जो है वो आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप एक पार्टीशन करते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक पार्टीशन आ गई f ऑफ i प्लस 1, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू xi प्लस 1। तो अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि यहाँ आपके पास f ऑफ xi है, ठीक है, यहाँ पे कोई xi की वैल्यू है जो इस सब इंटरवल के लिए है। यहाँ से आपके पास एरिया जो आता है वो इसके बराबर आ जाता है। अब अगर हम इसकी पार्टीशन को छोटा कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इस एक इंटरवल के अंदर एक और इंटरवल बना लें, क्योंकि हमारे पास जो है ये लेंथ कम हो रही है। पहले ये थी डेल्टा xi प्लस 1 थी, ठीक है, अब ये हो गई, यहाँ पे एक और आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, तो अब ये आपके पास xi प्लस 1 हो गया, ये xi प्लस 2 हो गया, क्योंकि हमने एक और एंटर कर दिया। अब हमारे पास जो है वो डेल्टा xi प्लस 1 जो है वो और स्मॉल हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि अब इसके इन बिटवीन में आपके पास जो xi का ये एरिया है वो ये इतना हो गया, और यहाँ पे आपके पास ये xi हुआ, तो इसका जो एरिया है वो ऑलमोस्ट इस तरह करके यहाँ से इतना हो गया। पहला केस जो था वो क्या था, एक तो ये आपने एक्स्ट्रा इस यहाँ टर्म थी, इसके यहाँ एक्स्ट्रा था। अब जब आपने पार्टीशन की तो आपके पास वो उतना एरिया तो नहीं रहा, अब आपने ये एक्स्ट्रा डाला, ठीक है, ये आपने मिस कर दिया और ये थोड़ा सा आपने डाला, और यहाँ पे आप इतना एरिया आपके पास और जो है इसमें शामिल हो गया। सो आपकी एरर जो है इसकी पार्टीशन छोटी होने की वजह से ये एरर और कम हो गई। उसके बाद अगर फिर हम इसको फर्दर और पार्टीशनिंग कर दें तो आप देखिए कि आपके पास फर्दर यहाँ से इसमें और एरर जो है वो यहाँ से कम हो जाएगी। यहाँ से आपके पास यहाँ पे देखिए ये एरर इतनी और मिनिमाइज होती चली जाती है। सो आपके पास जो है ये दिस होल थिंग विल अप्रोच टू वैल्यू L, जो कि एरिया अंडर दिस कर्व होगा। जो आपके पास ये सब इंटरवल्स छोटे होते चले जाएंगे, आप ज़्यादा इस फंक्शन के लाइन के कर्व के क्लोजर से क्लोजर होते चले जाओगे। मीन्स दैट फॉर every epsilon greater than 0 there is a delta greater than 0 such that a partition of AB interval with partition very smaller than delta, then this absolute value will be less than epsilon। ठीक है, वो जो लिमिट की हमने कैलकुलस में डेफिनेशंस पढ़ी थी वही बिल्कुल एग्जैक्टली डेफिनेशन है कि दिस विल बिकम वेरी स्मॉल, कि आपके पास जब पार्टीशन अप्रोच करेगी जीरो को तो ये वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल में इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं होता है। इन्फिनिटी मैंने आपको बताया कि वैसे भी कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता, सिर्फ ये है कि बहुत लार्ज नंबर होता है जहाँ पे आपके पास एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो। सो आपके पास एक डेफिनेशन ये आ गई फॉर एनी चॉइस ऑफ नंबर xi के, जो कि आपके उस सब इंटरवल के दरमियान में कहीं पे लाई कर रहा है। द नंबर L इज द लिमिट ऑफ रीमान सम। ठीक है, ये रीमान सम की डेफिनेशन थी, जब हमने इसकी लिमिट के लिए ली इट बिकम्स L, तो ये आपकी लिमिट जो है वो रीमान सम की लिमिट है। एक और डेफिनेशन है, लेट f बी डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल a b, द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f फ्रॉम a टू b डिनोटेड बाय इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f of x dx is। ठीक है, ये तो आपने डेफिनेशन कैलकुलस में बेतहाशा दफा पढ़ी है। सो इंटीग्रल फ्रॉम a टू b of f of x dx इक्वल टू द लिमिट एज पार्टीशन अप्रोचेस टू जीरो समेशन ऑफ k f of x i k डेल्टा x। तो ये आपने डेफिनेट इंटीग्रल की जो है डेफिनेशन के रीमान सम को किस वक्त हम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं कि when this partition approaches to 0, के आपके पास जो सब इंटरवल हैं n they goes to infinity, कि बहुत ज़्यादा
सब इंटरवल्स हो जाएं तो फिर आपका जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन की तरफ चला जाता है और ये इंटीग्रल की फॉर्म में आपको देता है, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। तो ये तो बात हो गई, हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो यहाँ पे बेतहाशा टाइम इस्तेमाल होंगी और न्यूमेरिकल में आपको इन्हीं जो है डेफिनेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। आइए हम एक स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल रूल्स की तरफ। ठीक है कि रेक्टेंगल रूल्स क्या है? यूजिंग द अबव डेफिनेशंस वी अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x dx इक्वल एज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, इन पर्टिकुलर इफ वी यूज अ रेगुलर पार्टीशन इवनली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स, कि हम क्या करें कि हमारे पास हर जो सब इंटरवल है उसकी जो लेंथ है इंटरवल की वो अगर सेम है तो इवनली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स अगर हम ले लें कि h जो है वो डेल्टा x है और क्या है कि आपके पास जो वैल्यू है लेंथ कितनी होगी सब इंटरवल की, कि हमने देखिए सब इंटरवल हमने किया ये x है और यहाँ पे हमारे पास a वैल्यू है, इधर इंटरवल b है, इसको हम इक्वल उसमें करते हैं और x इज इक्वल टू x नॉट, दिस इज इक्वल टू xn। ठीक है, ये आपके पास x1 हो गया, x2 हो गया और इसी तरह से चलते गए। तो आप ये देखिए कि ये आपके पास जो सब इंटरवल्स हैं ये आपके पास कितने हुए? n हो गए। सब इंटरवल्स आपके पास n हो गए, डेटा पॉइंट्स आपके पास n+1 हो गए। x नॉट से शुरू हुआ और xn तक गया तो ये 1 2 3 n है और एक x नॉट वाला तो n+1 डेटा पॉइंट्स हैं और आपके पास सब इंटरवल्स जो हैं वो n हैं। तो अगर हमारे पास ये टोटल लेंथ जो है वो दैट इज, अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको यहाँ पे इस तरह से कर दूं कि यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज y एंड दिस इज x एक्सिस, तो क्या है कि ये लेंथ आपकी a से b की कितनी है? दैट इज b, ये टोटल लेंथ है, यहाँ से टोटल लेंथ ये b है और b में से जब आप a को माइनस करेंगे तो यू विल गेट दिस लेंथ, तो b माइनस a आपकी ये टोटल लेंथ हो गई। अब इसके सब इंटरवल्स जो हैं इवनली स्पेस्ड डेटा जो हैं वो इंटरवल्स हैं। अगर आपके पास इंटरवल n है तो उसको n से डिवाइड करेंगे तो आपको एक सब इंटरवल की लेंथ मिल जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा x, और जिसको मैंने h कह दिया। ठीक है, क्योंकि ये इवनली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स हैं। h इज इक्वल टू डेल्टा x इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाय n। देन xk इज इक्वल टू x नॉट प्लस k टाइम्स h। ठीक है, अब h तो एक सब इंटरवल की लेंथ हो गई, तो आपके पास क्या है? x जो है वो कोई भी x जो है वो xk जो होगा यहाँ पे कहीं पे भी आपके पास होगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये वाला कोई xk है, कोई भी नंबर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये h, हर एक की लेंथ h है, तो कितने टाइम्स है कि आपके पास क्या आ जाएगा कि x नॉट प्लस यहाँ x1 होगा तो प्लस h हो जाएगा, x2 होगा तो x नॉट प्लस 2h हो जाएगा, x3 होगा तो x नॉट प्लस 3h हो जाएगा और इसी तरह से xk है तो ये k टाइम्स h हो जाएगा। फॉर k इज इक्वल टू 0 से n तक। ठीक है, आपके पास ये 0 कि व्हेन k इज इक्वल टू 0 तो k 0 हो गया और ये x नॉट इज इक्वल टू x नॉट आ गया। k इज इक्वल टू 1 हुआ तो आपके पास x नॉट प्लस h आया, 2 है तो x नॉट प्लस 2h है, x3 है तो x नॉट प्लस 3h, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। और a हमारे पास जो है इंटरवल जो है फ्रॉम a टू b है, तो पहला जो है पॉइंट वो हम x नॉट कह रहे हैं, b जो है वो xn है। And integral from a to b f of x dx is approximately equal to the summation from k varies from 1 to n, के ये सारे सब इंटरवल्स हैं, और f of x I k h multiplied by h is the width of the one सब इंटरवल। और हम क्योंकि इवनली स्पेस डेटा पॉइंट्स ले रहे हैं, सो हर सब इंटरवल की जो विड्थ है वो हम h ही ले रहे हैं। फिर x I k is any number in kth सब इंटरवल
एक्स के माइनस वन से एक्स के दरमियान कोई भी एक वैल्यू है जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, तो सो ईच टर्म एफ ऑफ एक्स आई के एच इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ विड्थ एच एंड हाइट एक्स आई के। अगर इसको हम देखें, द एक्यूरेसी ऑफ सच एन अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ एक्स आई के within the subinterval and the width of edge of the rectangle। अगर इसको आप देखें ना, तो यहाँ से क्या है कि हम अगर ले लें कोई भी a to b ले लें, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक सब इंटरवल है f of x k माइनस वन से लेके f of x ये x k माइनस वन से k, मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है कि ये कोई केथ सब इंटरवल है, ठीक है। तो और उसी सब इंटरवल के अंदर हमारे पास अगर कोई फंक्शन की का ग्राफ इस टाइप का है, तो यहाँ से आप ले लीजिए, और यहाँ पे इसके इन बिटवीन कहीं पे भी कोई एक एक्साई के ले लें, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से आप ड्रा कीजिए, तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे इस पॉइंट से, ठीक है। वो रेक्टेंगल जो होगी वो हमारे पास जो होगी, अब क्या है कि हम जब लेते हैं इस रेक्टेंगल का एरिया, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई के है, ठीक है। ये हाइट, यहाँ पे ये फंक्शन जो था ये एफ ऑफ एक्स के माइनस वन था, यहाँ पे ये वैल्यू जो थी ये एफ ऑफ एक्स के थी। अब आप देखिए कि हमने जब रेक्टेंगल ये इसका एरिया लिया एफ ऑफ एक्स आई के, और ये डिस्टेंस जो है रेक्टेंगल का, यहाँ पे हमने इस डिस्टेंस को एच लिया, तो हमने यहाँ पे क्योंकि ये रेक्टेंगल हम ले रहे हैं तो ये हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये ऑब्वियसली हमारी ग्राफ में फंक्शन में तो ये जगह है, लेकिन हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, सो हम यहाँ पे एरर जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखिए तो ये जगह हम इंक्लूड कर रहे हैं जबकि हमारे फंक्शन में ये वैल्यू नहीं है, सो यहाँ से भी एरर इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ से भी एरर इन्वॉल्व हो रही है, और ये जो वैल्यू है ये हम कोई ना कोई, जाहिर है कि अगर हम एक्साइज को मूव करेंगे, यहाँ से इस साइड पे मूव करेंगे तो ये एरर तो कम होती चली जाएगी, लेकिन ये एरर ऑब्वियसली बढ़ती चली जाएगी। या अगर हम इस साइड पे इसको मूव करते हैं एक्साई को, तो फिर हमारी रेक्टेंगल जो है वो जो भी बनती जाएंगी करस्पॉन्डिंग, वो उसमें वो एरर इन्वॉल्व होती जाएगी। सो हम यही कह रहे हैं कि हमारी जो ये है, जो भी इसकी रेक्टेंगल का एरिया है या अप्रॉक्सीमेशन है, ये इस एक्साई से इफेक्ट हो रही है। और ऑब्वियसली अगर हम इसमें एच को कम ले लें, एच को अगर हम और छोटा ले लें, तो हमारे पास क्या होगा, अगर ये एक्साई के जो भी है यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, छोटा हो जाता है, तो एरर भी कम हो जाएगी। सो ये इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है हमारी एक्यूरेसी। बाय लोकेटिंग ईच एक्साई के एट लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट एक्स के माइनस वन, वी ऑब्टेन द लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन। क्या चीज़ है कि अगर हमारे पास जो है वो ये है एक्स के माइनस वन और एक्स के, ये एक सब इंटरवल है, और फंक्शन फिर अगर हम ये कोई ले लें इस टाइप का, ठीक है, जो भी फंक्शन है, मैं जस्ट एक आपको रफ बताती हूँ। तो अगर हम यहाँ पे एक्साई के को ये इसकी जगह इसको एक्साई के ले लें, तो फिर क्या होगा, यहाँ से जो हम रेक्टेंगल देंगे, तो अब एरिया अंडर दिस कर्व जो है वो ये हमारे पास ये होगा, ये इसकी हाइट ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आई के हमारे पास अब ये आ गया है, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के माइनस वन, ठीक है। और ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स के माइनस वन, और जब हम इसकी ये वाली देख रहे हैं, ये इसकी सब इंटरवल की विड्थ है जो कि एच है, तो एच मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स के जो है एरिया अंडर दिस कर्व जो है वो हम इसमें ये वाली इतनी एरर को इन्वॉल्व कर रहे हैं इस वक्त। तो ये अगर एच को हम छोटा लेते जाएंगे, ऑब्वियसली एरर कम होती चली जाएगी, और इसमें हमारे पास क्योंकि सब इंटरवल में ये हमारा लेफ्ट हैंड है, सो हम इसको लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये आप सारे के सारे सब इंटरवल्स जो हैं वो अगर आप लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे कोई भी सब इंटरवल्स हैं, ग्राफ अगर आपके पास इस टाइप का है, तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से ये आपके लेफ्ट हैंड ये है इसका, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई है एक्स नॉट है,
x1 है, x2 है, x3 है और सब इक्वी स्पेस्ड हैं। ये h है, ये भी इसी तरह से इसकी इंटरवल की जो लेंथ है वो h है। तो ये हमारे पास जो है एरिया अंडर द कर्व जो है वो ये इस पॉइंट को लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ये एरिया है, ठीक है आपके पास, तो दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट और मल्टीप्लाइड बाय h हो जाएगा। ये एरिया, इसको मैं a1 कह देती हूँ। अगर ये दूसरा वाला जो एरिया है वो आपके पास है और इसका एंड पॉइंट, लेफ्ट एंड पॉइंट जो है वो आपके पास ये है, ठीक है। तो आपके पास जो है दूसरा एरिया जो है वो a2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय h। ये आपके पास क्योंकि एफ ऑफ x1 है। इसी तरह से ये आपके पास जो है एफ ऑफ x2 है और इसको आप देखिए तो ये आपके पास जो है यहाँ पे जो थर्ड एरिया है a3 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 मल्टीप्लाइड बाय h। तो ये आपका एरिया है और इसमें आप क्योंकि लेफ्ट हैंड पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ पे हम जो है वो ये वाली जो है एरर यहाँ इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस यहाँ पे ये एरर इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे ये एरर इन्वॉल्व हो रही है और ये इस तरह से अगर हम एक्साई को लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन कहलाएगी। अल्टरनेटिवली बाय लोकेटिंग ईच एक्साई एट राइट एंड पॉइंट, हमारे पास जो है वो राइट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन आएगी और उसमें क्या है कि अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं x0 है, x1 है, x2 है, इक्वी स्पेस डेटा पॉइंट्स हैं, x3 इसी तरह से x4 अगर हमारे पास है तो कोई भी कर्व फंक्शन ले लीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा तो जब राइट एंड पॉइंट्स आप लेंगे तो राइट एंड जो है इस सब इंटरवल का राइट एंड पॉइंट ये वाला है और यहाँ से हम रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करेंगे और वो रेक्टेंगल जो है उसकी एरिया जो है ये फंक्शन हाइट ऑफ द सब इंटरवल है और ये उसकी लेंथ है। तो ये आपके पास आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ x1 है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ x2 है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ x3 है। सो हम जो है वो यहाँ पे एरिया जो 1 अब हमारे पास आएगा वो आ जाएगा एफ ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय h। दूसरा आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ x2 h और थर्ड एरिया आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ x3 और h। और ये अप्रॉक्सीमेशन जो हम ले रहे हैं ऑब्वियसली हम यहाँ पे ये एरर इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ये एरर इन्वॉल्व हो जाएगी और इसी तरह से इसमें जो है वो आपकी एरर जो है वो ये एरर इन्वॉल्व होगी। सो हमारे पास इस तरह से जो अप्रोक्सीमेशन लेंगे उसको राइट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन हम कहेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हम किस तरीके से लेते हैं जिसमें हम अपनी एरर को मिनिमाइज कर सकें। द थर्ड पॉसिबिलिटी इज टू लेट एक्स बी द मिड पॉइंट ऑफ ईच सब इंटरवल, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी सब इंटरवल्स होंगे उनको हम जो है वो, अगर मैं अगेन इसको ले लूँ x0, x1, x2 और x3, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी फंक्शन होगा हम उसमें एक्साई इसका सब इंटरवल का सेंटर ले लेते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू x, इसको हाफ ये है आपके पास 1/2। इसी तरह से ये इसको मैं एक्साई कह लेती हूँ एंड दिस इज एक्साई 3/2, फिर एक्साई 5/2 और हम इसको अप्रॉक्सीमेट यूँ करेंगे कि हम यहाँ से रेक्टेंगल बनाएंगे और ये रेक्टेंगल हमारी होगी। अब यहाँ हमने ये एरर इन्वॉल्व की और यहाँ पे ये एरर भी इन्वॉल्व हुई, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि हमारे पास ये एरिया जो है यहाँ पे मौजूद था, ये हमने नहीं शामिल किया और ये एरिया हमने शामिल कर लिया जो कि मौजूद नहीं था। तो दोनों आपस में मिलके इसमें एरर को कम कर सकते हैं। सो इसी तरह से हम सारी की सारी जो हैं वो मिड पॉइंट से हम लेंगे, तमाम सब इंटरवल के मिड पॉइंट हम लेके उसको हम जो है वो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट करेंगे। सो एक्साई k-1 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, xk-1 प्लस xk डिवाइडेड बाय
2। सो आप देखिए कि आपके पास जो है यहाँ पे ये x1 है, x1 टोटल लेंथ है, फिर इसमें से x2 जो है, इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये xi की वैल्यू सेंटर में वो आ जाएगी। सो ये मिड पॉइंट जो है वो आपका इस तरह से आपको मिल जाएगा। दिस चॉइस ऑफ लोकेशन फॉर xi k गिव्स अ मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन। द डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a to b of f(x) dx can be approximated by the left rectangle rule। ठीक है कि आपके पास लेफ्ट रेक्टेंगल रूल में क्या है कि आप अपना जो पॉइंट है उसकी लेफ्ट साइड जो है उसकी हाइट ऑफ द रेक्टेंगल ले लें कि जो ये वाला एरिया है, ये लेंथ जो है वो h है, इस सब इंटरवल की लेंथ जो है वो h है, और इसकी इस वाली रेक्टेंगल की हाइट जो f(x0) होगी। सेकंड सब इंटरवल जो है रेक्टेंगल है उसकी हाइट जो है वो f(x1) होगी, थर्ड की जो है वो f(x2) होगी, और इस तरह से हम इसका एरिया जो है अंडर द कर्व जो है वो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सो आप देखिए कि इसकी वजह से हमारे पास ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये हम जो है वो अप्रॉक्सीमेशन में ये पार्ट छोड़ रहे हैं। सो हम अपने अप्रॉक्सीमेशन में ये एरर इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो अब हमारे पास जो इंटेग्रल है फ्रॉम a to b f(x) dx विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू a, लेफ्ट रेक्टेंगल के लिए मैंने यहाँ l इसको लिख लिया ताकि बाद में हमें कंपेयर करने में भी आसानी हो। तो एरिया जो है AL इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम k वेरीज फ्रॉम 1 to n f(xi k - 1), क्योंकि ये एरिया जो है वो आपके पास पहला जो है वो x0 है, तो आपके पास जब k 1 होगा तो ये x0 हो जाए xi0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू f(x0), और ये आपके पास h जो है लेंथ ऑफ द सब इंटरवल है। सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कि xi0 जो है वो आपके पास ये आ गया। दिस इज इक्वल टू b माइनस a, h की क्या वैल्यू थी मैंने आपको बताया था कि b माइनस a डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो आप लेते हैं दैट इज इक्वल टू h। तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये समेशन f(xi k - 1) के फॉर्म में इस तरह से आ जाती है। सो लेफ्ट रेक्टेंगल रूल जो है वो आपको कहता है कि आपकी ये इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू b माइनस a, आपका इंटरवल है, लेंथ ऑफ द इंटरवल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टीशंस, ठीक है, और समेशन xi f(xi k - 1) एस के वेरीज फ्रॉम 1 to n जो है वो आपको एरिया अंडर द कर्व अप्रोक्सीमेटली इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये देता है। सिंपल न्यूमेरिकल इसी तरह सॉल्व करते हैं। अब आपके पास है राइट रेक्टेंगल रूल। अभी हमने लेफ्ट रेक्टेंगल रूल की बात की थी। राइट रेक्टेंगल रूल में क्या है कि आपके पास ये कर्व है f(x) है, रेड वाली जो कर्व है वो आपके का फंक्शन है f(x) है, और यहाँ पे आपके पास ये देखिए रेक्टेंगल्स हैं। तो जो पहला आपके पास रेक्टेंगल बनती है उसकी हाइट हम क्या ले रहे हैं, उसकी हाइट हम ये वाली ले रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हाइट है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो इस सब इंटरवल का पॉइंट है यहाँ पे, इसकी हम हाइट जो है वो ये ले रहे हैं। इसी तरह जो सेकंड रेक्टेंगल है उसकी हाइट हम थर्ड जो पॉइंट है उसकी ले रहे हैं। सो जो आपकी रेक्टेंगल का राइट हैंड साइड पे जो हाइट है उसको जब हम कंसीडर करेंगे तो वो हमारा राइट रेक्टेंगल रूल बन जाएगा। सो इंटेग्रल फ्रॉम a to b f(x) dx विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r मैंने लिखा है राइट रेक्टेंगल रूल के हवाले से। दिस इज इक्वल टू द समेशन एज k वेरीज फ्रॉम 1 to n f(xi k h, ठीक है। अब क्या है कि फर्स्ट रेक्टेंगल जो है वो आपके पास xi1 है, दैट इज इक्वल टू x1, दूसरे में आपके पास xi2 होगा, तीसरे में इस तरह से, और ये जो है वो आपका राइट रेक्टेंगल रूल है। और अगेन h जो है वही है b माइनस a डिवाइडेड बाय n, और समेशन जो है वो आपके पास ये आ गई। सो आपका जो राइट रेक्टेंगल रूल है कि आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx जो है that is approximately equal to this expression। अब तीसरा जो है वो मिड पॉइंट रूल पे आए। मिड पॉइंट रूल में क्या है कि आपके पास जो है ये फंक्शन है रेड वाला, ठीक है, और आपने इन तमाम सब इंटरवल्स को जो है उनमें के मिड पॉइंट ले लिए।
जो ये ग्रीन वाली आप देख रहे हैं, ग्रीन वाले जो डॉटेड लाइन्स हैं, ये आपकी मिड पॉइंट हैं हर सब इंटरवल में। तो आपने हाइट इतनी ले ली और उस हर इस इंटरवल का उसका मिड पॉइंट लिया और हाइट आपने अपनी रेक्टेंगल की वो कंसीडर की और रेक्टेंगल वहाँ से क्रॉस करके वहाँ से पॉइंट जो है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जो है वो अपनी लाइंस ड्रा की। तो ये रेक्टेंगल जो बनी है ये मिड पॉइंट रूल के तहत बनी है। तो फिर क्या हुआ कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b ऑफ f of x dx विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a m, m मीन्स मिडल पॉइंट, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू द समेशन एज k वेरी फ्रॉम 1 to n f of x i k माइनस हाफ। पहला x नॉट था, ये x1 है, तो ये आपके पास क्या है, आपके पास जो है ये f of x i k जो है दैट इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। फिर ये 1 है, फिर ये 3/2 हो जाएगा, ये फिर 5/2 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। इस तरह से ये पॉइंट्स जो हैं वो एक्स आई के माइनस हाफ जो है वो आपके पास और इसके साथ इसकी हाइट है, हाइट ऑफ लेंथ ऑफ द इंटरवल, सब इंटरवल। तो ये आपके पास आ जाता है b माइनस a डिवाइडेड बाय n और समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n f ऑफ एक्स आई के माइनस हाफ। और ये आपके पास जो है इंटीग्रेशन का अप्रोक्सीमेट जो है वो सोल्यूशन जो है, जो कि रीमान सम से हमने ये लिया है। और ये रीमान सम से ही चीज़ जो है कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, पार्टीशन अप्रोच करती है 0 को, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी को, तो वो आपका इंटीग्रल के बराबर हो जाता है कि अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करे तो वो उसके बराबर होता है। सो हमने ये तीनों जो है ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम किस तरह से लेते हैं अपने जो है प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए। अब हम ये है कि एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या हम किस तरह से कर सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट द फंक्शन 1/x फ्रॉम ओवर द इंटरवल फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इस इंटीग्रल को फ्रॉम integration from 1 to 2 of the function 1/x dx using a regular partition with n equal to 4 using midpoint rule, left rectangle rule, right rectangle rule with, तो हमें ये इसको अप्रोक्सीमेट करना है। मिड पॉइंट रूल में क्या है कि आपके पास n जो है वो 4 है, therefore h क्या होगा, h होगा b माइनस a डिवाइडेड बाय n। ये n जो है नंबर ऑफ पार्टीशंस है, ठीक है। तो h आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पे है b है 2, a है 1 और पार्टीशन जो है वो 4 है। सो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 दिस इज इक्वल टू 1/4। सो h की वैल्यू जो है वो 1/4 है। सो द फंक्शन इज गिवन बाय f of x इक्वल टू 1/x। तो आपके पास जो है एंड पॉइंट्स ऑफ द सब इंटरवल आर, हमारे पास क्या सब इंटरवल्स बन गए ना, कि आपके पास इस तरह से बने, ये आपके पास है 0, यहाँ 1 है, ये आपके पास इंटरवल है 2। तो आपके पास सब इंटरवल्स कितने हो गए, 4 हैं, 1 2 3 4 सब इंटरवल, n की वैल्यू 1 है। सो यहाँ से 1 के लिए किया तो एक जो h है वो 1/4 है। सो ये आपके पास x नॉट हो गया, ये x1 जो है वो हो जाएगा 1 + 1/4 दैट इज 5/4। फिर ये x2 जो है वो 1 + 1/4 + 1/4 या हाफ करें तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2 और x3 जो है वो आपके पास आ जाएगा 7/4 और फिर ये आपके पास 2। तो ये आपके डेटा पॉइंट्स इस तरह से बन गए, x1 x2 x3 और ये आपके पास 2 जो है वो आपके पास है x4। सो द एंड पॉइंट्स ऑफ द सब इंटरवल आर x0 is equal to 1, x1 is equal to 5/4, x2 is equal to 3/2, x3 is equal to 7/4 and x4 is equal to 2। ये आपके पास जो हैं सब इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स आ गए। द मिड पॉइंट्स आर, ठीक है, आपने क्या किया, आपके पास जो है मिड पॉइंट्स हैं वो
9/8 और ये आगे कैसे आए? आपने x0 इज इक्वल टू 1 था, x1 इज इक्वल टू 5/4, x2 इज इक्वल टू 1/2 और x3 इज इक्वल टू 7/4 और इसी तरह से x4 इज इक्वल टू 2 हो गया था। अब आपने जब इसमें मिड पॉइंट लिया तो मिड पॉइंट में आपके पास इसका मिड पॉइंट ये आ गया, इसका मिड पॉइंट आपके पास ये आ गया, इसका मिड पॉइंट ये आ गया, इसका मिड पॉइंट ये आ गया। तो आपके पास है 5/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास यहाँ का मिड पॉइंट क्या आया? 5/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हुआ? 9/4 और फिर मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 9/8 आ गया। सॉरी, ये था 3/2। ये मैंने 1, 5/4, 3/2, 7/4 और ये। तो आपके पास ये वाला जो है वो ये पॉइंट जो सेंट्रल पॉइंट है वो बनेगा 3/2 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास हो गया 6 और 11/4 और 2 8। ये आपके पास आ गया। और इसी तरह से अगले पॉइंट भी आप कैलकुलेट करके आपके पास x 5/2 जो है 13/8 आ जाता है और x 7/2 जो है वो आपके पास 15/8 आ गया। सो हमारे पास यहाँ पे ये डाटा पॉइंट्स जो हमने मिड पॉइंट के कैलकुलेट किए। अब अगर हमारे पास फंक्शन ये है तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ हमने तो यहाँ ये आपके पास एग्जैक्ट का पहला हाफ है। तो मिड पॉइंट लेंगे तो ये रेक्टेंगल हमारी इसकी बनेगी। दूसरी रेक्टेंगल हमारी वो इस तरह से ये बनेगी। थर्ड रेक्टेंगल जो है यहाँ पे इतना डिफरेंस शायद नहीं नज़र आएगा आपको, लेकिन एनीवे ये आपके पास यहाँ से इस तरह से बनेगी। सो आपके पास क्या है? मिड पॉइंट से आपकी रेक्टेंगल क्या है? ये आपकी जो है h की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट की थी, दैट वाज 1/4 और ये हाइट जो है वो आपके पास है ये पहला पॉइंट था 9/8 और f ऑफ x क्या है आपके पास? f ऑफ x हमारे पास था फंक्शन 1/x। तो आपके पास जो है वो f ऑफ x एट मिड पॉइंट पे आपके पास क्या है? दैट इज इक्वल टू 9/8 f ऑफ, ठीक है, हाफ है, हाफ दिस इज इक्वल टू 1 ओवर इसकी क्या वैल्यू थी? दैट वाज 9/8। तो दिस इज 8/9। इसी तरह से f ऑफ x 3/2 जो था वो था 1 ओवर 3/2 जो है वो है 11/8। तो इसकी वैल्यू है 8/11। और इसी तरह से आप दूसरे फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करके तो आप देखिए कि हमारे पास क्या आ जाता है। फ्रॉम 1 to इंटीग्रेशन फंक्शन है 1/x dx। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू k वेरीज फ्रॉम 1 to 4 f ऑफ x k माइनस हाफ और h। अब h हमारे पास क्या आ गया? h हमारे पास आ गया 1/4 और ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1/x है। तो x k माइनस हाफ और 1/4। तो 1/4 तो आपके पास कांस्टेंट है, आप उसको बाहर ले लीजिए। और समेशन जो है इसकी आप देखिए कि आपके पास जो है पहली वैल्यू आ गई 8/9, दूसरी आ गई 8/11, तीसरी आ गई 8/13 और चौथी आ गई 8/15। इनको सबको आप सम कीजिए किसी भी कैलकुलेटर से, बाय हैंड आप कर लें तो आपके पास जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.69121989112। मैंने इतने डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू आपके लिए लिख ली कि ये आपकी वैल्यू जो है मिड पॉइंट से आपका जो इंटेग्रल की वैल्यू कैलकुलेट हुई
जो कि अप्रॉक्सीमेट हमने की, तो ये आई है फ्रॉम द रेक्टेंगल, मिड पॉइंट रेक्टेंगल रूल, ठीक है। तो आपके पास ये आ गई। अब लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट्स आप देखिए तो आपके पास हैं x0 1 है, x1 जो है 5/4 है, x2 3/2 है और x3 जो है वो 7/4 है। और आपके जो है क्योंकि लेफ्ट हैंड हैं तो आपके पास जो है वो इंटीग्रेशन जो है इस तरह से, ये x0 है, x1 है, x2 है, x3 है और x4 है। तो हमने लेफ्ट हैंड करना है तो हमें हमें ये वाली हाइट चाहिए लेफ्ट हैंड के लिए। इस अगली के लिए हमें ये हाइट चाहिए, उससे अगली रेक्टेंगल के लिए हमें ये हाइट चाहिए और उससे अगली रेक्टेंगल के लिए हमें ये वाली हाइट चाहिए। सो हमने इनके जो हैं वो डेटा पॉइंट्स यहाँ से कलेक्ट कर लिए। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx is equal to from 1 to 2 1 over x dx which is approximately equal to 1/4। ये इसकी जो है वो h की वैल्यू है और ये 1 ये 4/5, ठीक है। f of x जो है ये आपके पास ये डेटा पॉइंट है 5/4, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड की हाइट है वही है 1 over x कर दें तो ये 5/4 था तो ये 4/5 हो गया। इसी तरह से 3/2 था तो 2/3 हो गया और 7/4 को 4/7 कर दिया, ठीक है। तो जब आप इनको सबको सम करेंगे तो यू विल गेट 319/420 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.759523। मैंने इतने डेसिमल प्लेसेस तक इसको कर लिया, विच इज लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट रूल जो है वो आपको इससे ये वैल्यू मिली। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल से ये आ गई। अब हम देखते हैं राइट हैंड एंड पॉइंट रूल क्या कहता है। तो राइट हैंड एंड पॉइंट रूल में हमें जो है वो बेसिकली उसी तरीके से x0, x1, x2, x3 and x4 तो अब जब राइट हैंड है तो हमें ये वाला पॉइंट ये चाहिए हाइट, इस सब इंटरवल के लिए हमें ये चाहिए, इस वाले के लिए हमें ये वाली चाहिए हाइट, दूसरे सब इंटरवल के लिए, तीसरे सब इंटरवल के लिए हमें ये हाइट चाहिए और चौथे सब इंटरवल के लिए हमें ये वाली हाइट चाहिए। सो जो है x1 है 5/4, ठीक है, x2 जो है 3/2 है, x3 जो है 7/4 है और x4 जो है वो 2 है। सो हम इनको यूज करेंगे तो हमारे पास f of x from a to b, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b of f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1 over x dx विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h की वैल्यू है 1/4 और ये आपके पास अब आ गया 1 over x जो है ये 5/4 के बजाय 4/5 हो गया, प्लस 2/3 हो गया, प्लस 4/7 प्लस 1/2। तो जब इन सारों को आप कैलकुलेट करेंगे और इनको सम अप करेंगे तो आपके पास जो है इसकी वैल्यू 533 डिवाइडेड बाय 840 आती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.6345238095 जो है वो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम करते हैं। द करेक्ट वैल्यू ऑफ द 10 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, हमने तीनों तरीकों से उसकी एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लिया। मिड पॉइंट भी ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड पॉइंट भी ले लिया, राइट हैंड पॉइंट भी ले लिया और उसके बाद हमने क्योंकि 1 over x जो है इसकी इंटीग्रेशन जो है एनालिटिकल भी जो है वो है, एक्चुअली जो हम न्यूमेरिकल में काम करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स में वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होंगे, लेकिन हमने बहुत सिंपल केस लिया था कि आपको वो एग्जांपल जो है उससे समझ आ जाए कि आप क्या करना चाह रहे हो, किस तरह से हमें एरर कितनी इन्वॉल्व होगी और क्या होगा। सो द करेक्ट जो है वो उसका आंसर जो है 1 over x dx फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू
0.6931471806 है। तो अब देखिए कि मिड पॉइंट रूल जो कह रहा था वो आपको क्या वैल्यू दे रहा था, 0.06912198, ये मिड पॉइंट की वैल्यू है, ये जिसके शुरू के पहले दो डेसिमल के बाद के दो नंबर्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड रेक्टेंगल रूल क्या कह रहा है, वो आपको दे रहा था 0.7595, ये जो कि इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा, और ये आपके पास एरर जो इन्वॉल्व हो रही है वो देखें कि एक्चुअल वैल्यू ये है आपकी लेफ्ट हैंड रेक्टेंगल रूल से आपको ये वैल्यू मिली। फिर राइट हैंड रेक्टेंगल रूल देखें तो वो उससे भी बुरी आपको वैल्यू दूसरी साइड पे वैल्यू मिली, और वो भी डिफरेंस जो है वो भी काफ़ी है। सो आप देखिए कि आपका जो मिड पॉइंट रूल है वो आपको बेहतर अप्रॉक्सीमेशन दे रहा है एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड रेक्टेंगल रूल के और राइट हैंड रेक्टेंगल रूल के, which implies that midpoint rule give a better approximation than either endpoint rule. तो अब हम आते हैं, ये तो हमारा था कि हमने रीमान सम के हवाले से किस तरह से इसको देखा और किस तरह से इसको हमने कैलकुलेट किया है किसी भी इंटीग्रेशन को, जो कि हमारी रीमान सम की डेफिनेशन थी, हमने उसको यूज़ करके किया था। तो हमेशा मैंने आपको कहा है कि हम हमेशा बेहतर की तलाश में जाते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि जो रिज़ल्ट अभी हम ले रहे हैं हम उससे भी कोई बेहतर मेथड जो है वो फाइंड आउट कर सकें। सो जो ये वाला मेथड है ये है आपका ट्रिपेज़ाइडल रूल। ट्रिपेज़ाइड क्या होता है, आपके पास एक 4 साइडेड फिगर है जिसमें दो साइड्स आपकी पैरेलल हैं, दो साइड्स की कोई कंपाशन नहीं है कि वो पैरेलल हैं या नहीं। कोई भी फॉर एग्जांपल एक कोई भी आप देखिए रेक्टेंगल ले लीजिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये आपके पास ये भी ट्रेपेज़ाइड है, ठीक है, ये आपका ट्रेपेज़ाइड है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें तो ये और यहाँ से ये भी ट्रेपेज़ाइड है, ठीक है। कोई भी दो पैरेलल आपके पास साइड्स होनी चाहिए और बाकी दो जो हैं वो जैसे भी हों, तो ये आपका ट्रेपेज़ाइड कहलाता है। तो ट्रेपेज़ाइडल रूल जो है एक कंपोजिट फॉर्मूला जो है हम यहाँ से पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं। टू एवेल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो है उसके लिए आप सब डिवाइड कीजिए सब इंटरवल इनटू n सब इंटरवल्स ऑफ विड्थ h, ठीक है। इवनली स्पेस डेटा पॉइंट हम लेते जा रहे हैं, लेकिन यह है कि कोई कंपाशन नहीं है, आप इसके जो है वेरिएबल विड्थ के भी सब इंटरवल्स ले सकते हैं। लेकिन हम अपने प्रॉब्लम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले रहे हैं कि इवनली स्पेस डेटा पॉइंट्स हैं और हम सब इंटरवल n में इसको डिवाइड करते हैं ए बी को, ठीक है। ये देखिए हमने क्या किया कि हमने अपना ए ये है, बी ये है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमने इसको जो है वो डिवाइड कर दिया सब इंटरवल्स में, और हर सब इंटरवल की जो लेंथ है वो h है, ठीक है। हर सब इंटरवल की लेंथ h है, और यहाँ पे ये इसका x नॉट है इसका डेटा पॉइंट, और अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x नॉट है, x1 पे f ऑफ x1 है, x2 पे f ऑफ x2 है, x3 पे f ऑफ x3, और इसी तरीके से xn पे और b पे जो है f ऑफ xn दैट इज इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है। आपके पास ये जो है कर्व है, रेड जो कर्व है वो आपको फंक्शन की कर्व नज़र आ रही है। तो हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमने क्या किया, हमने ये रेक्टेंगल जो थी यहाँ से इस तरह से इसके पैरेलल जो है इस हाइट पे लेने के, इस हाइट पे लेने के या मिड पॉइंट से लेने के बजाय हमने ये किया कि हमने इन दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया। यहाँ f ऑफ x 2 था, ठीक है। हमारे पास क्या है, मैं अगर आपको थोड़ा सा इस पे और ऐसे करके अगर यूं करके दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो, कोई भी xi है, xi -1 कर लें, xi ये है, ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं। यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ xi -1 इस तरह लिख लेती हूँ, f ऑफ i इधर लिख लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये किया कि बल्कि इसको चलें कोई नहीं, हमने इसको इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से है, इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया।
ये सब हमने यहाँ पे यही किया कि हमने दो फंक्शंस जहाँ पे भी थी उनके पे को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया। अब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया तो पहले तो हम अगर लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे थे तो हम या तो इस साइड से रेक्टेंगल बना रहे थे या हम इस साइड से रेक्टेंगल बना रहे थे या सेंटर से हम ले रहे थे। अब हमने ये करने के बजाय क्या किया कि उसमें ये ले लिया। अब हमारे पास क्या है कि ये आपके पास ट्रेपेज़ॉइड बन गया, ठीक है, कि ये लाइन और ये लाइन दो पैरेलल हैं और ये लाइन पैरेलल नहीं है क्योंकि ये हमने F1 और इसको जो है वो ज्वाइन किया। तो हमारे पास ये एक छोटी सी एक रेक्टेंगल बन गई, ठीक है, और ये रेक्टेंगल बन गई और ये ट्रायंगल बन गई। ये छोटी आपके पास जो है ये ट्रायंगल बन गई और ये जो है ये आपके पास रेक्टेंगल बन गई। तो इनको हम एरिया अंडर दिस ट्रेपेज़ॉइड जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं। द एरिया अंडर द कर्व इन ईच सब इंटरवल इज अप्रोक्सीमेटेड बाय द ट्रेपेज़ॉइड फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग the area under the curve in each subinterval is approximated by the trapezoid formed by replacing the curve by its secant lines drawn between the endpoints। ठीक है कि x naught जो है वो that is less than x1, x1 is less than x2, x2 is less than x3 और इसी तरह से आपके पास ये है कि आपने एक पॉजिटिव डायरेक्शन में डेटा पॉइंट्स लेने हैं और इक्विस्पेस्ड भी ले रहे हैं, ठीक है, of the curve। The integral is then approximated by the sum of all trapezoids area। The area of trapezoid is the sum of the area of the rectangle and the area of a triangle। अभी जैसे मैंने आपको सारा कुछ बताया कि ये ट्रेपेज़ॉइड का एरिया हम इसको इस तरीके से करेंगे। For each subinterval from I varies from 1 to I से I+1 तक का सब इंटरवल हम लेते हैं। दैट इज इक्वल टू किस तरह से है कि हमने कोई भी ले लिया, यहाँ पे xi आ गया और यहाँ xi+1 आ गया, इस तरह से ले लें। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आपने यूं ले ली। तो अब आपके पास क्या है, रेक्टेंगल का कितना हुआ, ये है आपके पास f of xi इंटू h, ये इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ठीक है, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, इसकी हाइट कितनी है, दिस इज f of xi+1, ये हाइट है टोटल, और माइनस f of xi, ठीक है, ये हाइट इतनी जो है वो इस टोटल हाइट से जब ये माइनस करेंगे तो आपके पास ये हाइट हो गई, और इसकी जो लेंथ ऑफ द इंटरवल है वो दैट इज इक्वल टू h। तो आपके पास एरिया कितना आ गया, दिस इज f of xi+1 माइनस f of xi, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए h से, और क्योंकि ये रेक्टेंगल थी तो इसका एरिया था, ये ट्रायंगल है तो ये आपको डिवाइड करेंगे इसको 2 से, हाफ ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसको अगर हम एक्सटेंड करें, इसके पैरेलल एक लाइन लगाएं, इसके पैरेलल एक लगाएं तो आपकी रेक्टेंगल बनती है जिसका एरिया ये है। सो इसका हाफ ऑफ रेक्टेंगल एरिया जो है वो ट्रायंगल का एरिया होता है। सो आपके पास टोटल एरिया इस सब इंटरवल का ये आ गया। जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2h f of I कर लेते हैं प्लस f of I+1 h माइनस f of I h डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास यहाँ से कंबाइन कीजिए तो आपके पास आ जाएगा f of hi प्लस fi+1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी h है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू h टाइम्स f of I प्लस f of I+1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास ये जो है सब इंटरवल्स में इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास क्या हुआ कि आपके पास ith इंटरवल का
यही है h मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स आई, जो मैंने अभी आपको बताया, ये इसके बराबर है। और प्लस आप करें h डिवाइडेड बाय 2 एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आई। जब इनको आपने सबको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच आई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एच आ गया। तो ये आपका एक सब इंटरवल का एरिया जो है, ट्रिपेजॉइड का एरिया जो है, वो आपके पास ये आया। दिस इज इक्वल टू h बाई 2 एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1। दिस इज नोन एज द ट्रिपेजॉइडल रूल, कि जो आपके पास ट्रिपेजॉइडल रूल में आपके पास ये वैल्यू आ गई, विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मिड पॉइंट राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल। क्या है कि हमने ट्रिपेजॉइड में जो वैल्यू फाइंड आउट की वो ये इसकी मिड पॉइंट से, और हमने अभी क्या किया था, अभी हमने लेफ्ट हैंड जो है वो एफ ऑफ एक्स आई ले लिया। हम उसको एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 भी ले सकते हैं और उसको मिड पॉइंट पे भी लेके उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी रेक्टेंगल जो ट्रिपेजॉइड है वो बना के उस रूल से करेंगे। हम आगे इसको डिटेल में भी करेंगे। If f of x is greater than 0 on the interval AB, then to find the area under the curve f of x over AB is represented by integration from a to b f of x dx. Subdivide AB into n subintervals of size h so that a naught is equal to x naught from x naught to x1 f of x dx is approximately equal to h by 2 f of x naught plus f of x 1। ये फर्स्ट जो आपका ट्रिपेजॉइड है उसका एरिया आपके पास ये आ गया कि हमारे पास जो है वो x naught है, x 1 है, x 2 है, x 3 है और इसी तरह से x n है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है पहले ये तकरीबन हमने वैसे ही स्ट्रेट सी बना दी हैं, तो ठीक है। तो आपके पास क्या है, पहला जो ये है ये एरिया ए नॉट है। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, ये लेंथ प्लस दिस लेंथ और डिवाइड एच बाई 2, ये एच है। तो h बाई 2 आपके पास जो है ये ट्रिपेजॉइड का, फर्स्ट ट्रिपेजॉइड का एरिया ए नॉट आ गया। इसी तरीके से आपके पास दूसरा जो है वो एरिया A1 आ जाएगा, जो ये लेंथ और ये लेंथ ऐड करेंगे और प्लस मल्टीप्लाइड बाय h बाई 2। फिर थर्ड जो है वो A3 हो जाएगा और इसके जो है एफ ऑफ एक्स 2 प्लस एफ ऑफ एक्स 3 मल्टीप्लाइड बाय h बाई 2 जो है वो आपको थर्ड का देगा। और इसी तरह से हम चलते जाएंगे तो xn तक पहुंचेंगे। सो हमारे पास जो है डिफरेंट एरियाज जो हैं वो A1 आ जाएगा फ्रॉम 1 to 2 f of x dx विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h बाई 2 f of x1 प्लस f of x2। इसी तरह से A2 है फ्रॉम 2 to 3 f of x dx इक्वल टू h बाई 2 f of x2 प्लस f of x3। और इसी तरीके से हम चलते चले जाएं तो हमारे पास xn माइनस 1 जो है, हमने नॉट से शुरू किया, सो हमारे पास जो n डेटा पॉइंट्स हैं तो उसके हवाले से हमारे पास जो है वो ये नॉट से शुरू किया, नॉट 1 2 और लास्ट वाला जो हमारा एरिया आएगा n माइनस 1 होगा फ्रॉम n माइनस 1 टू n f of x dx इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h बाई 2 f of x n माइनस 1 प्लस f of x n और ये आपके पास जो है एरिया आ गया। अब टोटल एरिया लाइंग बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज गिवन बाय, इन सब का एरिया जो है वो हम सम करेंगे, a नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an माइनस 1। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज 1 इन इक्वेशन 2, वो सारे एरियाज जो हैं इनकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, पहला क्या था h बाई 2 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स 1, दूसरे में था एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 2, तीसरे में था एफ ऑफ एक्स 2 प्लस एफ ऑफ एक्स 3। तो जो एफ ऑफ एक्स 1 था इसका
और एक इसका जो था वो दोनों जब हमने कंबाइन किए तो 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स 1 आ गया। इसी तरह से जब सेकंड और थर्ड सब इंटरवल्स के एरियाज को हम देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स 2 जो है वो 2 दफ़ा आएगा, सो उसको ऐड किया प्लस 2 एफ ऑफ एक्स 2, और इसी तरह से हर जो है वो 2x जो है 2 एफ ऑफ एक्स n-1 तक जाएंगे, क्योंकि n जो है वो यहाँ पे ये, क्योंकि ये आपके पास ये लाइन जो है वो कॉमन आ रही है, ठीक है। x ऑफ n-1 कर लें और f ऑफ x n-2 कर लें, तो ये या अगर पीछे में जाके आपको दिखाऊं जो मैंने वहाँ पे सब इंटरवल्स बनाए थे, ये अब ये देखिए ना, पहला जो एरिया था तो इसमें आपने एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स 1 किया था। जब दूसरा एरिया आया तो अगेन एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 2 हो गया। जब थर्ड एरिया आया तो एफ ऑफ एक्स 2 प्लस एफ ऑफ एक्स 3 हो गया। इसी तरह से हम चलते चले गए। जब n पे आए तो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स n जो है वो आपके पास n-1 जो सब इंटरवल है, तो यहाँ पे n-2 में एफ ऑफ एक्स n-2 और एफ ऑफ एक्स n-1 था, और फिर इसमें जब इंटरवल में आए तो एफ ऑफ एक्स n-1 और एफ ऑफ एक्स n हुआ। तो एफ ऑफ एक्स n तो आपके पास सिर्फ एक दफ़ा आया, इसी तरह एफ ऑफ एक्स नॉट आपके पास सिर्फ एक दफ़ा आया, लेकिन बाकी जो इंटरनल जो डाटा पॉइंट्स हैं वो आपके रिपीट हुए। तो जब ये रिपीट हुए तो इस वजह से आपके पास, आप देखिए कि आपके पास यहाँ पे सारे जो हैं वो 2 टाइम्स आ रहे हैं, और एक आपके पास लास्ट वाला जो है एफ ऑफ एक्स n जो है वो एक दफ़ा आ रहा है, और एफ ऑफ एक्स नॉट वो भी एक दफ़ा आ रहा है, बाकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ 2 टाइम्स आई वेरी फ्रॉम 1 to n-1 एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ ऑफ एक्स आई एन, ठीक है। ये वाला जो सेंटर वाला है आई वेरी फ्रॉम 1 to n-1, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लास्ट वाला जो फंक्शन है और पहला वाले पॉइंट पे जो फंक्शन है वो एक दफ़ा आ रहे हैं, उनका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। सो आपके पास ये रूल, ये जो है फॉर्मूला आ गया। दिस इज द कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल। कंपोजिट हमने क्यों कहा, इसलिए कि हमने बहुत सारे सब इंटरवल्स ले लिए। अगर हम सिर्फ एक इंटरवल लेते, एक वैल्यू होती, तो वो दैट वाज ट्रेपेजॉइडल रूल, और जब हमने n सब इंटरवल्स के साथ उसको कंबाइन कर लिया तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला आया दैट इज नोन एज द, या मल्टी इंटरवल्स जो है ट्रेपेजॉइडल रूल है, या इसको हम कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल कहते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन जो है वो न्यूमेरिकली हम किस तरह करते हैं। उसमें हमने आपको कुछ रेमंडसन के हवाले से बातें बताई, और एक जो है वो रूल जो कि ट्रेपेजॉइडल रूल कहलाता है, बहुत सिंपल सा है, ये इसके मुतालिक मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद देखेंगे कि हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। आज तक के लेक्चर के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।